हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एडवांस मैथ्स यानी ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं ये मानूंगा कि इससे पहले आपको ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लाइन और एंगल्स से स्टार्ट करेंगे कि लाइन और एंगल्स कौन कौन से और कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए पॉइंट या बिंदु। तो देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो एक ऐसा फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते वह बिंदु कहलाती है। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं, कोई बिंदु बनाते हैं, तो जनरली हम ना तो इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ना चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं और ना ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है, बट हम ये मान सकते हैं। तो ये बात हो गई पॉइंट की। अब देखो, हेडिंग डाल दीजिए लाइन। तो लाइन क्या चीज़ होती है? देखो, जब हम बहुत सारे पॉइंट को एक सीधी रेखा में ड्रॉ करते हैं तो वो एक लाइन का रूप ले लेता है। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, यानी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जैसे ये लाइन है तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी। रेखा अनंत होती है। अनंत होने का मतलब क्या है कि इसको दोनों साइड में जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। देखो, ये जो एरो का साइन है इसका मतलब हम इसको और जितना आगे चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रेखाखंड की। देखो, मैथ्स और साइंस में आधा से ज़्यादा चीज़ों की डेफिनेशन उनके नाम में ही छुपी होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रेखाखंड। तो रेखा की डेफिनेशन तो हमने देख ली। खंड क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ का एक भाग। तो इसमें रेखा दिया गया है तो रेखाखंड मतलब रेखा का एक भाग। जैसे ये हमें लाइन दी गई है तो इसका हम एक छोटा सा भाग लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये रेखाखंड कहलाएगा। बस इसमें हम दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा सकते, यानी इसमें ये वाले एरोज नहीं दिए होंगे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो रेखाखंड क्या होती है? रेखाखंड के दो निश्चित पॉइंट होते हैं या दो निश्चित बिंदु होते हैं, यानी पहला बिंदु ये वाला और दूसरा बिंदु ये वाला। यानी अगर इनमें हम ऐसे एरो लगा दें तो ये रेखा बन गई, बट इनमें एरो हटा दे तो उसके बाद ये रेखाखंड बन जाएगा। उसके बाद आता है किरण या रे। तो रे की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कि सूरज की किरणें होती हैं। तो सूरज की किरणों में क्या होता है? देखो, एक फिक्स पॉइंट होता है, यानी जो सूरज होगा वो तो फिक्स पॉइंट होगा, बाकी इसकी बहुत सारी किरणें ऐसे निकलती हैं। तो किरण क्या चीज़ होती है? इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट को हम जितना आगे चाहें बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होती है? किरण को किसी दिए गए बिंदु से एक ही दिशा की ओर बढ़ाया जाता है, यानी इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट को हम जितना आगे चाहें बढ़ा सकते हैं। उस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है, यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई लाइन बना दी और दोनों साइड अगर इस प्रकार से एरो लगे हैं तो वो रेखा कहलाएगी, यानी लाइन कहलाएगी। अगर केवल एक ही साइड इस प्रकार से एरो लगाते हैं तो वो किरण कहलाएगी, और अगर दोनों साइड हमने एरो नहीं लगाए हैं इसका मतलब वो रेखाखंड होगा। ठीक, अब हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, यानी रेखा युग्म की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है समांतर रेखाएं। तो जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, समांतर, समान अंतर, यानी ऐसी रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर हो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो समांतर से तात्पर्य ये रेखाएं आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी या ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होंगी, तो ट्रेन की पटरियाँ क्या होती हैं? एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं, यानी उनके बीच में गैप हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर का गैप होगा तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का गैप होगा। और अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो जहाँ तक ये जितने आगे तक जाएंगे उनके बीच में गैप हमेशा ही 5 सेंटीमीटर का होगा। कभी भी ये कम ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो अगर हमने दो लाइन ले ली, मान लीजिए पहली लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD, तो अगर हम इसको पैरेलल शो करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको शो कर सकते हैं। तो अब इसमें आता है लंबवत रेखाएं। देखो, ये लंबवत रेखाएं क्या चीज़ होती हैं? तो जैसे कि इसके भी नाम से ही पता लग रहा है, लंब का मतलब होगा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो लंबवत रेखाओं का मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। और परपेंडिकुलर का साइन कौन सा होता है? ये वाला जो साइन होगा वो परपेंडिकुलर का साइन होगा। जैसे कि इसमें दो रेखाएं हैं, मान लीजिए पहली रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD, तो इन दोनों रेखाओं को हम लंबवत कैसे दर्शाएंगे? इस साइन के द्वारा हम इनको आपस में लंबवत दर्शा सकते हैं। तो इस साइन का मतलब होगा दोनों रेखाओं के बीच में कितने का एंगल है?
90 डिग्री का एंगल है, और ये जो साइन होता है ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब आता है इसमें तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं का मतलब दो पैरेलल लाइन अगर हमें दी है, मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, और इनके डायगनली अगर हम एक रेखा खींचें तो वो क्या कहलाएगी, वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक, तो इसमें ई एफ जो रेखा है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेद रेखाओं की। तो प्रतिच्छेद का मतलब मैंने बोला था कि आपस में वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद का मतलब जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटें, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर ये काट रहे हैं, तो मान लीजिए मैं इसको अगर ओ पॉइंट मान लेता हूँ तो उसे प्रतिच्छेद रेखा कहा जाता है। यानी इन दोनों को क्या कहा जाएगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी और सी डी को हम एक दूसरे की प्रतिच्छेद रेखा कह सकते हैं, और उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। यानी जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। जैसे कि इसमें हम बिंदु ओ को प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है बिंदुगामी। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, यदि दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसे बिंदुगामी कहा जाता है। तो जैसे कि इस फिगर में ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, तो इसमें देखो बहुत सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो ओ पॉइंट है उसको हम बिंदुगामी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है संरेख या एक रेखीय बिंदु। तो संरेख जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, संरेख का मतलब समान रेखा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, यदि दो से अधिक बिंदु किसी रेखा में स्थित हैं तो बिंदु को सरेख बिंदु कहा जाता है और रेखा को सरेख रेखा कहा जाता है। जैसे कि एक लाइन हमने यहाँ पे बना दी और इसमें कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो ये जो बिंदु होंगे इनको तो हम सरेख बिंदु कहेंगे, और बाकी ये जो लाइन है इसको हम सरेख रेखा कह सकते हैं। तो देखो लाइन में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एंगल की, यानी कोण की। तो सबसे पहले कोण की डेफिनेशन देख लीजिए। कोई कोण दो किरणों से बनता है। किरणों की डेफिनेशन मैंने आपको बोली है कि एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए और दूसरे पॉइंट को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें दिया है कि कोई कोण दो किरणों से बनता है जिसका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का एक ही। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो पॉइंट ओ है, ये जो बिंदु है इसको हम उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं। तो दो किरणें हमने बना दी और इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु बना दिया। आगे दिया है उस प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। अब देखो एक बार शीर्ष की डेफिनेशन भी देख लीजिए। तो शीर्ष का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं। दो लाइन हो, रेखाखंड हो या किरण हो, जो आपस में मिलती हैं वो शीर्ष कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम शीर्ष, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो ओ पॉइंट होगा इसको हम शीर्ष कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज के देखो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, दो लाइनें, एक तो यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है। यानी एक त्रिभुज के कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी कोण की। तो यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं। दो एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, एक तो इंटरनल एंगल जिसको अंतःकोण कहा जाता है, और एक एक्सटर्नल एंगल जिसको बाह्य कोण कहा जाता है। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको हम इंटरनल कोण कहेंगे। तो इंटरनल कोण क्या हो गया, इसमें ये जो एंगल है ये इंटरनल एंगल हो गया, और इसके बाहर जो एंगल बनेगा वो एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखो मेनली जो कोण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है एक्यूट एंगल, या इसको न्यून कोण कहा जाता है। न्यून का मतलब छोटा, छोटा किससे, 90 डिग्री से। यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन देख लें तो कोई भी कोण जो 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 60 डिग्री ले लो, तो 60 डिग्री क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, तो इसमें दूसरा आता है समकोण, यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है वो समकोण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और समकोण का साइन कौन सा होता है, ये वाला जो साइन है ये समकोण का साइन होता है। ठीक, अब इसमें अगला आता है अधिक कोण। अधिक पर किससे, 90 डिग्री से। यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि 120 डिग्री वाला जो एंगल है उसको हम अधिक कोण कह सकते हैं। ठीक, अगला आता है सरल कोण, या इसको ऋजु कोण भी बोला जाता है। तो ऐसा कोण जिसकी वैल्यू
180 डिग्री के बराबर होती है, यानी इसमें थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। वो सरल कोण, रिजु कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल, तो इसको हम रिजु कोण कह सकते हैं। इसमें अगला आता है परिवर्ती कोण या वृहद कोण भी इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी हो, वो क्या कहलाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 210 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम वृहद कोण कह सकते हैं। अब इसमें लास्ट आता है संपूर्ण एंगल, इसको जीरो एंगल या कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है। तो ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है वो संपूर्ण कोण कहलाता है। और अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आता है न्यून कोण, फिर आता है समकोण, फिर आता है अधिक कोण, फिर आता है सरल कोण, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल और लास्ट में संपूर्ण कोण। ठीक है, तो ये 6 टाइप के एंगल होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल की। पेयर ऑफ एंगल मतलब जब दो एंगल्स को आपस में जोड़ा जाता है तो कितने प्रकार से एंगल बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूर्ण कोण, इसको पूरक कोण भी कहा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ऐसे दो कोण, मान लीजिए पहला कोण है अल्फा और दूसरा कोण है बीटा, ऐसे दो कोण जिनकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है वो पूरक कोण या कोटिपूर्ण कोण कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो ये डेफिनेशन इसकी हम देख सकते हैं। तो इसमें देखो पहला जो कोण है वो 50 डिग्री का है और दूसरा जो कोण है वो 40 डिग्री का है, यानी इन दोनों कोण को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, अगर वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों कोण होंगे वो पूरक कोण होंगे। देखो इसमें तो मैंने एक साथ दर्शाया है बट ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग होने का मतलब ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, और इनकी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए अल्फ़ा हमें दिया है 30 डिग्री का और हमें ये पूछा जाता है कि इसका पूरक कोण बताइए, तो हम क्या कह सकते हैं, 90 में से माइनस कर देंगे। तो इसका पूरक कोण कौन सा होगा, 90 में से माइनस यानी 60 डिग्री इसका पूरक कोण होगा। अगर 40 डिग्री पूछा जाता है तो इसका पूरक कोण होगा 50 डिग्री। अगर 70 डिग्री पूछा जाता है तो पूरक कोण होगा 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला आता है सप्लीमेंट्री एंगल या इसको संपूरक कोण भी कहा जाता है। तो इसमें भी सिंपल सी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब दो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें देखो पहला कोण कितना है, 130 डिग्री है और दूसरा कोण कितना है, 50 डिग्री है, यानी अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। और अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों संपूरक कोण होंगे। देखो इसमें तो मैंने एक साथ इसको दर्शाया है बट ये अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी ये 130 डिग्री अलग हो सकता है और 50 डिग्री अलग हो सकता है। बस इनका जो योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तब हम इनको संपूरक कोण कह सकते हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, देखो एक एंगल तो हमें दिया होगा और हमें ये पूछा जाता है कि 50 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, तो 180 में से माइनस कर लेंगे, कितना होगा 130। अगर 60 डिग्री का पूछा जाएगा तो अगला कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो यानी 120 हो जाएगा। देखो बच्चे पूरक और संपूरक में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनको आप इंग्लिश में ही याद रखिए। इंग्लिश में सिंपल सी बात है, एक आएगा कॉम्प्लीमेंट्री और एक आएगा सप्लीमेंट्री। तो सी देखो सी पहले आता है कि एस पहले आता है, सी पहले आता है, तो जो पहले आएगा वो छोटा होगा और जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है, और इसमें सी पहले आता है और एस बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो 90 डिग्री का होगा और जो बाद में आएगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो बात होगी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की। अब हम बात करते हैं एडिसेंस एंगल या आसन कोण की। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देखो कोई भी कोण आसन कोण तब कहलाएगा जब वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कि उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे दो लाइन आपस में मिलती हैं। तो वर्टेक्स ये दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं यानी एक वर्टेक्स तो ये हो गया, और ये दो लाइन आपस में मिल रही है यानी दूसरा वर्टेक्स ये वाला हो गया। तो इसमें दिया है उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो बिंदु ओ दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो पहली चीज़ तो इसमें फुलफिल कर रही है। दूसरी चीज़ क्या होती है, उनका एक उभयनिष्ठ या कॉमन भुजा होनी चाहिए। तो इन दोनों की उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये जो भुजा ओ बी है ये इन दोनों की कॉमन भुजा है।
ठीक है। कॉमन भुजा का मतलब ये इसके पास भी होना चाहिए और इसके पास भी होना चाहिए, तो वो भी इन दोनों के पास है। आगे दिया है जो लास्ट चीज़ आती है इसमें, दो अनकॉमन भुजाएं कॉमन भुजाओं के दोनों ओर होनी चाहिए। तो अनकॉमन भुजा का मतलब ऐसी भुजा जो कॉमन नहीं है। तो कौन कौन सी भुजा है, एक तो ओ सी है और एक ओ ए है। और इसमें दिया है कि जो अनकॉमन भुजाएं हैं वो कॉमन भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। तो कॉमन भुजा है ओ बी, इनके दोनों ओर होनी चाहिए, तो दोनों ओर है। यानी ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल कर रही हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये एक आसन कोण है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन होती हैं आसन कोण की। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण। तो जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है शीर्षाभिमुख, शीर्षा का मतलब होगा शीर्ष, विमुख का मतलब होगा उल्टा, यानी ऐसा कोण जिसके शीर्ष एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, देखो इसमें टोटल कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, यानी टोटल 4 कोण बन रहे हैं। और शीर्ष भी कितने हैं इसके, देखो शीर्ष का मतलब जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं, तो 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं और 4 ही शीर्ष बन रहे हैं। तो ये जो शीर्ष है इसका विपरीत कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो बस आपको इसके नामी से ध्यान रखना है कि एक दूसरे के विपरीत वाले जो शीर्ष होते हैं और उनके बीच में जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो वर्टेक्स, ये वाला जो वर्टेक्स है इसके विपरीत कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है। इसका मतलब जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एंगल 1 पता है कि एंगल 1 मान लीजिए 30 डिग्री है, तो एंगल 2 भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और अगर हमें एंगल 3 पता है कि मान लीजिए एंगल 3 50 डिग्री है, तो जो एंगल 4 होगा वो भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल या कोणों के रेखा युग्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, दो आसन कोण लीनियर पेयर कहे जाते हैं जब उनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो आसन कोण की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आसन कोण की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों का, कहाँ पे है, जो पॉइंट ओ है वो उनका कॉमन वर्टेक्स है। दूसरी चीज़, उन दोनों की एक कॉमन भुजा होनी चाहिए। तो जो भुजा ओ सी है वो कॉमन भुजा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो दो अनकॉमन भुजाएं यानी ओ ए और ओ बी, यानी दो अनकॉमन जो भुजाएं हैं वो कॉमन भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। तो कॉमन भुजा के इधर भी अनकॉमन भुजा है और इसके इधर भी अनकॉमन भुजा है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको आसन कोण कह सकते हैं। और इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है कि उनका योग किसके बराबर होने चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। यानी अगर इन दोनों एंगल को हम जोड़ते हैं, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर अगर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी होगा, ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी होगा। अब देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला एंगल कितना है, दूसरा एंगल कितना है, बस दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें एक 170 भी हो सकता है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 10 होगा। एक 90 डिग्री भी हो सकता है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा भी 90 डिग्री होगा। तो बस इनका योग 180 होना चाहिए, तो तब हम उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कह सकते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स में ये पांचों चीज़ें थी। अब देखो पेयर ऑफ एंगल के कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं, तो मैं ये जो फिगर है इसके द्वारा आपको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें आता है करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो अगर हमें इसको सिंपल भाषा में समझना है तो कैसे समझेंगे, देखो अगर हम इस प्रकार का कोई फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें जो ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया है, और इनके बीच में अगर हम एक डायगोनली लाइन खींच दें तो हमें टोटल 8 कोण मिलेंगे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे संगत कोण की। तो संगत कोण क्या चीज़ होती है, देखो अगर ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है, इसको अगर हम धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाएं, ठीक है, धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाएं, तो एक टाइम पे ऐसे आएगा कि जब ये दोनों लाइन एक ही सीध में होंगी, यानी ये जो लाइन ए बी है और इसी के ऊपर होगी लाइन सी डी। उस कंडीशन में ये जो एंगल 5 है वो एंगल 1 के ऊपर आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये जो एंगल 6 है ये एंगल 2 के ऊपर आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये जो 7 है ये 3 के ऊपर आएगा, यानी एंगल 7 एंगल 3 के बराबर होगा। और ये जो 8 है ये 4 के ऊपर आ जाएगा, यानी जो एंगल 8 है वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इन्हीं को बोलते हैं संगत कोण। यानी ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है,
ठीक इसी प्रकार से ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोण बनेगा वो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोण बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। तो बस संगत कोण यही चीज़ होती है। अब इसमें अगला आता है अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। देखो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आता है इंटीरियर और एक आता है एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंतः एकांतर कोण और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में आपको केवल जेड का फिगर याद रखना है। जेड का फिगर चाहे सीधा बने या उल्टा बने, ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना है तो आपको पता लग जाएगा कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो इसमें जो एकांतर कोण होता है, देखो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं उल्टे जेड की बात करूं तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। इस फिगर में देखो जेड कहाँ पे बन रहा है, एक तो जेड ये वाला बन रहा है, यानी ये जो कोण 3 है वो कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है। और एक जेड कौन सा बन रहा है, एक ये उल्टा जेड बन रहा है, ये वाला। इसका मतलब जो कोण 4 है वो कोण 6 के बराबर होगा। तो ये दोनों तो इंटीरियर एंगल होंगे, यानी ये दोनों अंतः एकांतर कोण होंगे। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ, थोड़ा इस प्रकार से आगे ले जाता हूँ और इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ और इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी दो कोण और बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और इन दोनों कोणों को हम बाह्य एकांतर कोण कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जेड कौन सा बन रहा था, ये वाला जेड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बाहर वाले कोण कौन से हैं, जो कोण 2 है वो कोण 8 के बराबर होगा, जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और इसी प्रकार से अगर मैं उल्टे जेड की बात करूं तो ये वाला उल्टा जेड बन रहा था, इसको मैं नीचे लेके आया, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आया, तो इसमें जो कोण 1 है वो कोण 7 के बराबर होगा और कोण 1 और 7 को हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। इसी के कोण 6 और कोण 4 को हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल में क्या होगा, कोण 3 और कोण 5, यानी कोण 3 कौन सा, ये वाला, और कोण 5 कौन सा, ये वाला, ठीक है। और इसी प्रकार से उल्टे जेड में कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। ये तो सब इंटीरियर हैं यानी अंतः कोण हैं। और अगर मैं बाह्य कोणों की बात करूँ तो 8 2 के बराबर और 7 1 के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एकांतर कोण को भी याद रख सकते हैं। अब इसमें लास्ट आता है वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे कोण जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करूँ, ये वाला जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला वर्टेक्स है, यानी कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा, यहाँ पे भी कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 1 के बराबर होगा। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स के स्पेशल केसेस होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में हम इनका यूज़ करने वाले हैं, तो इनको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपको एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी आवश्यक हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 लाइन्स हमारे पास हैं, ये लाइन है AB, ये लाइन है CD और ये लाइन है EF। तो इसमें अगर हम दो डायगनली लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से हमने ये OP है और ये QR है, ठीक है। दो लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। इसमें जो लाइन AB है वो पैरेलल है CD के और जो लाइन CD है वो पैरेलल है EF के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइन AB है वो भी पैरेलल होगी EF के। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये है x और ये है y, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो OX होता है OX अपॉन XE बराबर होगा QY अपॉन QF के। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया ये E है और ये पॉइंट F मान लिया और ये पॉइंट मैंने O मान लिया और ये पॉइंट Q मान लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में अगर हम इस प्रकार से दो लाइनें ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओ एक्स अपॉन जो ओ ई होगा वो बराबर होगा क्यू वाई अपॉन क्यू एफ के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक लास्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि मान लीजिए हम कोई ट्रायंगल इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से हमने कोई ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे ये जो कोण है इसको अगर मैं बाह्य कोण मानता हूँ तो ये जो कोण है इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों कोणों के बराबर होगी। यानी अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो ये जो बाह्य कोण है इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। कौन सा, ए ओ बी, यानी ये जो लाइन है ये एक सरल रेखा है। देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होगा हमें वैसे ही मानना पड़ता है। तो जब तक इसमें दिया नहीं होगा कि ये एक सरल रेखा है तब तक हम इसको सरल रेखा नहीं मान सकते। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से हम इसमें कुछ भी नहीं मानेंगे। तो इसमें दिया है कि ये एक सरल रेखा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और इसके नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। आगे दिया है यदि a अनुपात b बराबर 2:1 है तो a और b की वैल्यू हमें दी है, एक है 2 एक है 1, यानी अगर a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो a का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है ये एक सरल रेखा है, इसका मतलब ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा, यानी कोण a प्लस कोण b इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। और a की वैल्यू हमें दी है 2 के बराबर है और b की वैल्यू हमें दी है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 180। तो 3 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 180। अब देखो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको नीचे लेके आऊँगा तो 1 बराबर होगा, यानी यहाँ पर बटे 3 होगा तो 1 बराबर होगा 60 के। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे 2 की वैल्यू चाहिए। तो 2 के लिए क्या करूँगा, मैं दोनों साइड 2 से गुणा कर दूँगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 बराबर हो जाएगा 120, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये नीचे वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी दिया है कि जो ए ओ बी है वो एक सरल रेखा है, यानी इसके ऊपर वाला कोण भी 180 डिग्री का होगा और नीचे वाला कोण भी 180 डिग्री का होगा। यानी मैं ये मान सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 के बराबर। और इसमें ये हमें दिया है कि यदि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री, a माइनस बी हमें दिया है किसके बराबर है, 80 के बराबर है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो a का मान क्या होगा, तो a की वैल्यू के लिए मैं इनको माइनस कर दूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर होगा 260। तो a की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 130 के बराबर। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी ये वाली रेखा एक सरल रेखा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। इसमें हमें दिया है कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, यानी ये वाला जो कोण है इसकी वैल्यू हमें दी है, और साथ में बी ओ सी यानी ये वाला जो कोण है इसकी वैल्यू भी हमें दी है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो दो कोण है इसकी वैल्यू 180 के बराबर होगी, यानी ये मैं मान सकता हूँ कि 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 के बराबर होगी। अब देखो इनको जोड़ सकते हैं आपस में, तो 3 और 2 कितना होगा 5x, और इनको आपस में क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा प्लस 20 बराबर होगा 180। तो 5x बराबर होगा, इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा 160 के बराबर। तो x की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 5 से 15 और 5 दूनी 10, यानी 32 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी ये जो लाइन है ये दी है कि एक सरल रेखा है, यानी इसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी। आगे दिया है कोण ए ओ सी बराबर एक्स, ए ओ सी बराबर एक्स ये हमें दिया है, इसकी वैल्यू भी हमें दी है और इसकी वैल्यू भी हमें दी है। इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर आएगा, यानी x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर होगा 180। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ए ओ सी की वैल्यू चाहिए, ए ओ सी यानी मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो इनको जोड़ दूँ तो यहाँ पे होगा 3x
प्लस इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे होगा 30 बराबर होगा 180 के। तो इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर होगा 150। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा 50 डिग्री। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी दिया है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:6। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 6। यानी इनको जोड़ दो, कितना होगा 5 और 4 9 और 6 15। तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। तो एक की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। एक की वैल्यू कितनी होगी 180/15। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। तो 4 की वैल्यू के लिए मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा दोनों साइड। तो हम 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 15 से इसको काट दो, कितना होगा 15 कम 15 और 15 दूनी 30। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 12 चौको 48। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब देखो सबसे पहले तो अगर मैं इन दोनों लाइन की बात करूं तो इसके शीर्षाभिमुख ये वाला है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। ठीक, इसी प्रकार से इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे 3x है तो ये भी 3x होगा। ये 5x है तो ये भी क्या होगा 5x हो जाएगा। और ये चीज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी अगर मैं इन सारे एंगल्स को जोड़ दूं तो उसकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगी। तो कितना होगा 5 6 7 3 10 5 15 16 17 और 3 20, यानी 20x की वैल्यू हो जाएगी 360 के बराबर। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। तो 360/20 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, 2 से इसको काट दो, यहाँ पे कितना होगा 18। तो x बराबर होगा 18। तो या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो इसमें दिया है कि तीनों सरल रेखाएं हैं, यानी अगर मैं किसी भी एक लाइन को लेता हूं, मान लीजिए मैं सी डी को लेता हूं, तो इसके एक और 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। यानी 5 और 3 8 और 2 10, 10x की वैल्यू 180 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी, इससे ये कैंसिल, यानी यहाँ से भी कितना आ रहा है 18 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। इसमें दिया है कि 2 सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 50 डिग्री हो तो बी ओ सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जब दो लाइन आपस में काटती हैं तो इसके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं। इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है x, तो ये x है तो ये वाला भी x होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है, यानी इन सबको जोड़ देंगे और इसकी वैल्यू 360 के बराबर करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। या तो ऐसे कर दो या इसमें से कोई भी एक लाइन ले लो, क्योंकि ये सरल रेखा है, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 180 के बराबर होगी। इसका मतलब 50 प्लस x की वैल्यू होगी 180 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 130। और यही हमें निकालना था बी ओ सी, ये हमने x माना है, यानी कितना हो जाएगा 130। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी होगा। इसमें हमें दिया है बी ओ सी, यानी ये वाला कोण प्लस ए ओ डी, यानी ये वाला कोण। इसकी वैल्यू हमें दी है, कितना है 280 के बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है 280 के बराबर, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं, यानी ये जो कोण होगा जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। ठीक, इसी प्रकार से जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। तो देखो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, यानी 2x बराबर होगा 280। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 140, यानी एक कोण इसका 140 का होगा। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AOC।
AOC यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इस लाइन से ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसको y मानता हूँ तो ये y होगा प्लस एक कोण ये वाला 140। तो एक सरल रेखा के एक और कितने का कोण बनता है 180 का। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसमें से इसको माइनस करो, कितना होगा 40 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये जो कोण है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर दो, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कितनी हो जाएगी 3x - 10 बराबर होगा 2x + 30। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो x बराबर होगा 40 के। तो यहाँ से मैं इस कोण की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कितना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो 4 दूनी 8 यानी 80 + 3 तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो यानी ये जो कोण है ये 110 डिग्री का होगा, तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा। या यहाँ पे x की वैल्यू रख दो तो वहाँ से भी 110 डिग्री ही आएगा। तो एक कोण की वैल्यू निकाल दी मैंने। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AOC यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन को लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको y मानता हूँ तो ये y है प्लस ये 110 है और बराबर किसके होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 मान लूँगा। तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना होगा 70 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी एक दूसरे को काट रही हैं और इसमें हमें दिया है कि कोण AOC की वैल्यू थीटा है और BOC बराबर फाई है। ठीक है, आगे दिया है फाई बराबर 3 थीटा, यानी जो फाई है उसकी वैल्यू 3 थीटा के बराबर है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इस लाइन से, क्योंकि ये सरल रेखा है। तो मैं ये मानूंगा कि थीटा प्लस 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर। तो 4 थीटा बराबर होगा 180। तो थीटा बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 पंजे 20 यानी 45 डिग्री होगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। आगे दिया है OAB की वैल्यू 120 है और OCD इसकी वैल्यू 130 के बराबर है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AOC की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे ये वाले कोण की वैल्यू चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो मान लीजिए दो लाइन इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसमें अगर मैं एक तिरछी रेखा इस प्रकार से डाल दूं तो इनमें जो इंटरनल कोण होते हैं, जो आंतरिक कोण होते हैं, यानी ये वाला जो कोण एक साइड के आंतरिक कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, या ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इनको भी हम आपस में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू भी 180 डिग्री के बराबर आएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि मान लीजिए इस प्रकार से दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, जैसे कि ये वाली थी वैसे ही पैरेलल लाइन है और इस प्रकार से दो रेखाएं आती हैं इस प्रकार से। अब देखो इसमें इंटरनली कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पे तो केवल दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पे तीन कोण बन रहे हैं, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। तो अगर मैं इन तीनों कोणों को जोड़ता हूँ तो उसकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर आएगी, या मैं अगर इन तीनों कोणों को जोड़ता हूँ तो उसकी वैल्यू भी 360 डिग्री के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका जो इंटरनली कोण बनेगा, आंतरिक दो कोण होंगे तो 180 डिग्री के बराबर और तीन कोण होंगे तो 360 डिग्री के बराबर। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, इनमें तीन कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगी। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो दो की वैल्यू मुझे दी है, एक है 120 प्लस एक है 130, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं x मान सकता हूँ, प्लस x बराबर होगा 360। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो तो 12 और 12 24, एक 25 यानी 250 हो जाएगा। तो 360 माइनस 250 तो 0 1 और 1 यानी 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। बाकी और बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है, इससे आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से देखो ये वाला भी है, इसमें दो लाइनें हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, BOD
BOD यानी मुझे ये वाले कोण की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी देखो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 कोण बन रहे हैं, तो इनकी वैल्यू होगी 360 के बराबर। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं x मान सकता हूँ, यानी 4 और 3 7, 70 प्लस x बराबर होगा 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 290 के बराबर। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी जो रेखा है वो पैरेलल है सी डी के। आगे दिया है कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ 100 डिग्री है तथा ओ सी डी 115 डिग्री है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोण बी ओ सी की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनमें मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है इसको मैं धीरे धीरे करके अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये लाइन जो है वो इसके साथ में इस प्रकार से मिल जाएगी, इस प्रकार से। तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कोण ये वाला कोण है उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण हैं। तो यानी ये भी 115 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 100 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, तो एक सीधी रेखा बन रही है, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 65 डिग्री का, और ये वाला कितना होगा, इसको भी 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के 2 कोण हमें पता है, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 2 कोण हमें पता है, इनको जोड़ दो तो 8 और 6 14 यानी 145, तो ये होगा, प्लस इसकी वैल्यू मैं x मानता हूँ, तो इन दोनों की वैल्यू 180 के बराबर होगी। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी और तरीके भी हैं इसको सॉल्व करने के, पर ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। बस आपको जहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल का साइन दिखे तो आप ये कोशिश करिए कि इसको ट्रायंगल से ही सॉल्व करिए, उससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी देखो मुझे एक ट्रायंगल का साइन दिख रहा है, तो मैं इसको भी ट्रायंगल से सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 2 तरीके से कैसे सॉल्व करूँगा, देखो अगर मैं इसको नीचे बढ़ाता हूँ इस प्रकार से, तो एक ट्रायंगल हमें मिल गया, और इसमें दिया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये जो कोण है इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100 डिग्री कर लूँगा। अब देखो ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है, तो ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज के मुझे 2 कोण मिल गए, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AOC, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 8 और 5 13, यानी 130, प्लस अगर मैं इसको x मानता हूँ, प्लस x बराबर होगा 180 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ से भी त्रिभुज बना सकता हूँ इस प्रकार से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के संगत कोण हैं। ठीक इसी प्रकार से ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें त्रिभुज के 2 कोण मिल गए, तो तीसरा कोण हम 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओ ए बी की वैल्यू 110 है, ए ओ सी की वैल्यू 30 डिग्री है, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ओ सी डी, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे भी मुझे एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो मैं अगर मैं ये लाइन को पूरा इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे अगर आगे बढ़ाता हूँ, तो क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में इसको भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये वाला जो एंगल होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण है, यानी ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो देखो अब त्रिभुज के मुझे 2 कोण मिल गए, तो तीसरा कोण मैं निकाल सकता हूँ, तो कितना होगा, 110 प्लस 30 यानी 140, और इसको मैं x मानता हूँ, प्लस x बराबर होगा 180 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, ये है 40 डिग्री, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है कि एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये अगर 40 है तो मैं इसको y मान लेता हूँ, 40 प्लस y बराबर होगा 180, तो y की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 140, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा
ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आगे दिया है बी डी पैरेलल है सी ई के, तो बी डी ये पैरेलल है इसके। तो अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे डी सी ई की, डी सी ई यानी मुझे ये वाले एंगल की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूँ और इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज के डायगोनली जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है और ये एक सीधी रेखा है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं x मान सकता हूँ, यानी x + 60 बराबर हो जाएगा 180 के। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसमें से माइनस कर दो, ये हो जाएगा 120। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। ठीक है, तो ये मैंने 60 डिग्री मान लिया, तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, सीधी रेखा है तो 180 में से माइनस कर दो, ये 120 के बराबर हो जाएगा। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। ठीक है, एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, बाकी और भी तरीके हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी सी डी और ई एफ ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, आगे दिया है यदि ए बी सी ये जो कोण है ये हमें दिया है 70 डिग्री का, 70 डिग्री है। सी ई एफ ये कोण हमें दिया है 140 डिग्री का। बी सी ई ये x डिग्री का दिया है। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूरा जेड का साइन बन रहा है, ये वाला। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी जेड बने तो उसके जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी कोण ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी बी सी डी के बराबर। ये पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, ये जो लाइन है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ ऐसे, तो ये 140 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 40 डिग्री है तो यहाँ पर भी एक जेड का साइन बन रहा है, एक ये वाला इस प्रकार से। तो ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। तो अब देखो ये पूरा कितना है, पूरा है 70 डिग्री, यानी x + 40 डिग्री की वैल्यू है 70 डिग्री के बराबर। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। या दूसरे तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये लाइन हमने ऐसे आगे बढ़ा दी तो ये जो कोण होगा ये 140 है तो ये 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक इस प्रकार से जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है, यानी अगर ये जो कोण है ये 70 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा ये भी 70 डिग्री होगा। अब ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने का होगा, क्योंकि सीधी रेखा बन रही है तो 180 में से माइनस कर दो, ये होगा 110। अब ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मुझे दो कोण पता हैं, एक है 110 प्लस एक है 40, और एक हमें नहीं पता x है, और इसकी टोटल की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 180 के बराबर होगी। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 150 माइनस 180, तो यहाँ से भी 30 ही आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने का, जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और सी ए बी की वैल्यू हमें 80 डिग्री दी है, सी ई एफ की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाती है तो मैं इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो क्या करूँगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं अगर इसको इस प्रकार से नीचे बढ़ाता हूँ, इस प्रकार से नीचे बढ़ाता हूँ, तो तब क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये अगर 80 डिग्री है तो ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 80 डिग्री लिख लेता हूँ। अब एक सीधी रेखा बन गई, तो ये 80 है तो ये कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। अब मैं बड़ी आसानी से इसको निकाल सकता हूँ, तो 100 + 30 कितना होगा, 130
प्लस एक्स बराबर होगा 180 के। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना होगा 50 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। आगे दिया है एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, एक्स वाई जेड ये एक ट्रायंगल है। यदि ए एक्स वाई ये 70 डिग्री है, एक्स जेड डी की वैल्यू 120 डिग्री है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वाई एक्स जेड, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी लाइन बन रही है। अब देखो ये यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है इस प्रकार से, तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो दो कोण हमें पता लग गया, तो तीसरा कोण मैं निकाल सकता हूँ। तो कितना होगा, 7 और 6 13, 130 प्लस इसको मैं x मान लेता हूँ, x बराबर होगा 180 के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी होगी 50 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काटती है। यदि ई जी बी बराबर 80 डिग्री, ई जी बी बराबर 80 डिग्री, बी जी के बराबर 30 डिग्री, जी एच के बराबर 35 डिग्री, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के एच और डी, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ से ये जो कोण है इसके बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन, और ये एक दूसरे के संगत कोण बन जाएंगे। तो ये जो पूरा एंगल है ये 80 डिग्री बन जाएगा, और हमें ये वाला एंगल पता है तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं x मान लेता हूँ, यानी x + 35 बराबर होगा 80। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l पैरेलल होगा m के। तो अगर मैं l और m को पैरेलल मानूंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो कोण है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण हैं, यानी 2x + 15 बराबर हो जाएगा 3x - 15। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो -x बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊँगा, ये होगा -30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे के संगत कोण होंगे तभी ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो इंटरनल एंगल होते हैं उनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है, यानी इनको जोड़ के 4x + 3x + 5 बराबर होगा 180। तो 4 और 3 7x बराबर होगा 180 - 5, तो ये हो जाएगा 175 से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण है, तो ये भी 4x हो जाएगा, और हमें पता है कि सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। पी क्यू तथा आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखाएं हैं। आगे दिया है पी ई एफ 85, सी एच क्यू 115 और पी क्यू आर यानी ये वाला कोण x डिग्री है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज हम देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, या तो ये वाला त्रिभुज ले लीजिए या ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता करनी होगी, तब मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये 115 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो तो ये वाला 65 हो जाएगा। अब देखो ये 85 डिग्री है, तो ये वाला भी 85 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। तो ये 85 है, तो ये कितना होगा, ये 95 हो जाएगा। तो इसके दो कोण हमें पता लग गए, एक है 95 और एक है 65, और एक क्या है, एक x है, तो इसकी वैल्यू होगी 180 के बराबर। तो कितना होगा, 5 और 5 10 की 0, 9 और 6 15, 1 16, यानी 160 + x बराबर होगा 180 के। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना होगा 20 डिग्री, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के,
ये जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पी प्लस क्यू माइनस आर, पी क्यू माइनस आर की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हों तो इस प्रकार से अगर तीन कोण बनते हैं तो उनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 360 के बराबर होती है। तो ये है P प्लस ये है Q, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस 180 माइनस आर बराबर होगा 360। तो P प्लस Q माइनस आर बराबर कितना होगा, इसको इधर लेके आओ, तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये होगा 180। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, P प्लस Q माइनस आर, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये है 180 के बराबर, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो लाइन और एंगल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल से हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।